स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान में पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को आप कैसे पहचानेंगे? भौतिक जो परिवर्तन होता है उसकी एक ये पहचान है। कौन सी पहचान है? कि उसमें जो अभिकारक है, देखिए एक बात समझ लीजिए इस बात को। ये एक मिनट रुक जाए जरा। हाँ, अब ये जैसे अभिकारक यहाँ पे हमने लिया है ए, अभिकारक लिया है ए और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। तो ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो जब अभिकारक उत्पाद में बदले, तो उसके भार में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर ज्यादा अंतर नहीं होता है तो फिर उत्पाद जो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन फिर होता है। और दूसरी बात ये है, भौतिक परिवर्तन में दूसरी बात यह है कि कोई अभिकारक हमारे पास ये ए है और यहाँ पे उत्पाद बन रहा है, यानी कि पी बन रहा है। उत्पाद हमारे पास बन रहा है पी। तो जो ए से पी बन रहा है, तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अगर चलती है मतलब अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त हो रहा है और प्रोत्पाद से अभिकारक भी प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ अभिक्रिया चलती है। तो फिर वह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और भार में परिवर्तन हो जाता है और उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर हम बात को समझते हैं। ये वैसे टॉपिक तो काफी बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए काफी एग्जाम्पल आपको समझने पड़ेंगे, तब ये आप टॉपिक समझ सकते हैं, अन्यथा इसको समझने में रहती है समस्या। अब जैसे यहाँ पे खाना पचना, ठीक है, तो खाना पचना इस उदाहरण को देखेंगे। अब खाना हम खाते हैं, ठीक है, तो ये खाना पचना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जिस अवस्था में हम खाना खाते हैं वो अवस्था तो परिवर्तित हो ही जाती है, लेकिन जितना हम खाना खाते हैं क्या मल के रूप में उतना ही खाना उत्सर्जित करते हैं, तो उसकी मात्रा में काफी अंतर होता है। ये भी बात है। ईंधन का जलना, तो ईंधन का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। एक मुख्य पहचान यहाँ से ये आप ध्यान रखें
कि कोई प्रोडक्ट है और उससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाए तो वह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और अगर अभिक्रिया, कहने का मतलब दोनों दिशा में चल रही है तो वह भौतिक परिवर्तन है। और अगर अभिक्रिया जो है केवल एक ही दिशा में चल रही है, केवल एक ही दिशा में चल रही है, तो वह फिर रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में भार होता है, उसमें ज्यादा अंतर आता है। अब ईंधन का जलना यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे ईंधन का जलना दिया हुआ है। तो ईंधन आप जलाएंगे, पता चला 10 कुंटल लकड़ी जलाई तो आपको राख मिलेगी। अब राख का वजन, और जो आपने लकड़ी ली थी तो राख तो 1 ही कुंटल होगी मुश्किल से, और लकड़ी आपने ली थी 10 कुंटल, तो भार में बहुत अंतर हो जाता। दूसरा, लकड़ी से जला के क्या बना है, राख बनी है। अब क्या राख से पुनः लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती है। ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती ही नहीं है, एक ही तरफ चलती है। तो इस तरीके से आप रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को देखेंगे। और अगला एग्जाम्पल इसमें क्या है, अगला एग्जाम्पल जो है वो है जंग लगना। तो लोहा में देखा होगा जंग आ जाती है, और जंग आ जाए तो साल 2 साल में अगर लोहा पता चला 5 कुंटल है तो धीरे धीरे उसका वजन काफी कम होता ही चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना। और जो लोहा, जो जंग लगती है तो भूरा मिट्टी जैसा बन जाता है। तो क्या पुनः वो उस पदार्थ से पुनः लोहा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अभिक्रिया दोनों तरफ नहीं चलेगी, एक ही तरफ चलेगी। तो ये भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और भौतिक परिवर्तन में अभिक्रिया दोनों तक दिशा में चलती है। रासायनिक परिवर्तन में वजन में, भार में बहुत परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में भार में बहुत कम परिवर्तन होता है, ना के बराबर नगण्य परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इस बात को हमें देखना था। तो अब अगला विकल्प जो है वो कौन सा है, अगला विकल्प जो है वो है जंग लगना। अगला विकल्प है जंग लगना, नहीं, अगला विकल्प है पिघलना। अब ये पिघलना जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आपके पास बर्फ है, आपके पास ये बर्फ है, ठीक है, और बर्फ ठोस है, ये पिघल के किसमें बन गई, ये किसमें चली गई, ये पिघल के चली गई जल में। लेकिन जल पुनः किसमें बदल सकता है, बर्फ में बदल सकता है। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया है, ये परिवर्तन जो हो गया है ये रासायनिक परिवर्तन की बात की जाएगी। ठीक है, ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये परिवर्तन फिर भौतिक परिवर्तन, मिस्टेक हुआ है ये, तो थोड़ा ध्यान दे, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन इसमें पूछा गया है नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर सही हो गया। इस प्रश्न, ये प्रश्न तो एक है, इस पे कोई भी विकल्प हो सकते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न में इतना समय दिया, क्योंकि विकल्प इसमें चेंज हो सकते हैं और होंगे ही, जरूरी नहीं यही आपको विकल्प मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने समीकरण है, और समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण कह रहा है कि 4NH3 प्लस 5O2 प्लस 4NO प्लस 6H2O इस अभिक्रिया का प्रकार है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन था, और नाइट्रोजन में क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो यानी कि पहली बात यह है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन था इसमें हाइड्रोजन जुड़ गई है,
तो यहाँ पे इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या बन गया है ये, इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका हो रहा है अपचयन। ये अवकरण नहीं है, ये अपचयन है। ठीक है, तो ये इसमें विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प तो ये सी वाला इसमें सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये बात हम ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारे पास है 3 और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये समीकरण दिया है, इस प्रतिक्रिया में कह रहे हैं कि लोहा होगा, इस प्रतिक्रिया में लोहा का क्या क्या हो रहा है, तो देखिए Fe है और Fe से किस में जा रहा है, Fe में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने जैसा कि अभी बताया था, अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, बस। तो इस प्रतिक्रिया में लोहा, तो लोहा का आंसर देना है। ठीक है, क्या हो रहा है इसका हो रहा है इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि पहला वाला आंसर ये सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारे सामने है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न 2 बार हो गया है। चलिए, इसमें ऑक्सीकरण हो चुका है, इसको हटा देते हैं। अब प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको समझ लेना चाहिए। जो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है, तो उसमें तमाम गैसें हैं। ठीक है, उसमें तमाम गैसों का वो इसमें मिश्रण है, इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। अब इसमें सबसे ज्यादा गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, और कितनी होती है ये 78 होती है, 78% ये होती है, 78% होती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, यानी कि O2, और ये होती है 20.95। इसको लगभग 21% मान के चलते हैं, और बाकी ये लगभग 99% गैसें हो जाती हैं दो, और बहुत कम मात्रा में अन्य गैसें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो ये 2 से प्रश्न ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो इन 2 की ही हमने चर्चा कर दी है, एक तो नाइट्रोजन की और दूसरा ऑक्सीजन की, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में है उन्हीं की बात की जाती है। तो बात यह है कि ये कह रहे हैं कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, खाली जगह जो भी है तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन वगैरह होती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है बहुत ही क्रियाशील होती है, और अभिक्रिया कर लेगी तो फिर खाने वाला पदार्थ बेकार हो जाता है, उसमें दूसरी महक आने लगती है। ठीक है, तो कक्षा 10 जब हमने ये पाठ पढ़ा है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक वो पढ़ा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, इस
परिभाषा को पढ़ते हैं, विकृत गंधिता को। तो विकृत गंधिता क्या होती है? यही होती है कि खाद्य पदार्थ काफी समय तक रखे रहते हैं तो उनमें गंध आने लगती है, उनका स्वाद नष्ट हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। और यही बात चिप्स की थैली के लिए की जा रही है कि जो चिप्स की थैली है उसमें चिप्स भरे होते हैं, तो विकृत गंधिता से कैसे उसे बचाया जाए? तो विकृत गंधिता से उसे इस प्रकार से बचाया जा सकता है। किस प्रकार से? उसमें ये गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और गैसें उससे बाहर कर दी जाती हैं। और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्रियाशील नहीं होती है या बहुत कम क्रियाशील होती है, या नगण्य कह सकते हैं, क्रियाशील होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? अक्रिय होती है, यानी कि क्रियाशील नहीं होती है। उसमें से जो ऑक्सीजन वगैरह होती है तो वो वहां से हटा दी जाती है। ऑक्सीजन क्या है? जरा सी से नमी मिली तो ये क्रिया कर लेती है। लोहे को ही देख लो आप, बाहर पड़ा होता है, जरा सी नमी मिली तो ये लोहा खराब कर देता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस क्रियाशील होती नहीं है। और इसीलिए चिप्स जो होते हैं सालों साल जैसे आते हैं वैसे ही उसमें सुरक्षित बने रहते हैं। तो एक तो बात यह है कि इसमें पहला प्रश्न तो यही है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? इस प्रश्न को देखें कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका उत्तर ये नाइट्रोजन सही है। लेकिन क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये भरी जाती है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इन्होंने अगला प्रश्न बताया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कौन सी है? तो पहला विकल्प दिया है ऑक्सीजन का योग, फिर हाइड्रोजन का ह्रास, फिर दोनों ए और बी। तो इसमें ये वाला विकल्प जो है सही होगा, ये दोनों वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग भी होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग भी होता है और हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ऑक्सीकरण में। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। चलिए आगे हम इस प्रश्न को ले लेते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न नंबर ये 6 है। एजी को हवा में रखने पर उस पर काला आवरण बनता है, तो ये किस वजह से बनता है? तो इसका हम ध्यान रखेंगे, ये Ag2S की वजह से होता है। यानी कि सल्फाइड जो होती है वो इस पे आवरण बन जाता है सल्फाइड का, हवा में यदि रखते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलीय KI और PbNO3 की क्रिया का प्रकार है। जलीय KI और PbNO3 का होल ट्वाइज की क्रिया का एक प्रकार है। तो इसमें देखना है संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें समीकरण लिखा है। इस समीकरण को आप देखें तो बात समझ में ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि हमने इसीलिए से लिखा है KI है, PbNO3 का होल ट्वाइज है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, PB किसके साथ चला गया है? I के साथ चला गया है और KNO3 बन, यानी कि K का भी स्थान बदल गया है और PB का भी स्थान बदल गया है। तो दोनों का स्थान चेंज हो गया है, तो इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये थोड़ा कठिन प्रश्न बन जाता है। ये समीकरण आपको आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है।
तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। संतुलित समीकरण कौन सा है? संतुलित प्रश्न कौन सा है? तो पहला नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि 2 जो आगे लिखे हैं वो हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा होगी और ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा होगी। तो ये 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये पहला ही हमें संतुलित मिल गया है, पहला वाला ही संतुलित है। तो इसी को हम सही कर लेते हैं। चलिए इसी को सही कर दिया। दूसरे वाले को चेक कर लिया जाए क्या? चलिए जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। H2 2 है, H2 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। इसको देख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो ये संतुलित नहीं है, वो 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो बाकी ये सब संतुलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आसान सा प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। Pb ने क्या किया है, इसको Cu को हटा दिया है और ये Cu कहाँ चला गया? बाहर। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। किसी को हटाना यानी कि विस्थापन होना। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक क्या करता है? प्रश्न है उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक का काम है उत्प्रेरित कर देना, किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। तो ये पहला इसका विकल्प सही है, अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, उत्प्रेरक के बारे में, अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला विकल्प है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। आसान प्रश्न है, ठीक है, बाकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4, यानी कि Zn ने हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? तो जाहिर सी बात है, संयोजन, अपघटन और विस्थापन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, कॉपर कार्बोनेट को गर्म करेंगे यानी कि CuCO3 को गर्म करेंगे, ठीक है। CuCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो CuO प्लस CO2 बनेगा ये, ठीक है। इस समीकरण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए थी, इस समीकरण की हमें जानकारी होनी चाहिए थी। ये CuO प्लस CO2 बनेगा। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा, ये पहला इसमें विकल्प सही है। कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर CuO प्लस CO2 बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है? देखिए, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगर कोई अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो वह क्या कहलाएगी? तो वह कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, तो ऊष्मा का उत्सर्जन यानी कि वो क्या होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और कोई अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है उत्सर्जन के बारे में, यानी कि ऊष्मा के बाहर निकलने के बारे में, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो
पहला हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15, वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाती है। देखिए दोनों तरफ अगर आयन बदल रहे हैं यानी कि दो परिवर्तन हो रहे हैं, तो अगर दो परिवर्तन हो रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारे ख्याल से ज्यादा उसमें माता पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब Fe को CuSO4 विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो Fe को CuSO4 विलयन में डाला जाएगा Fe को, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर आपको पता होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए, ये CuSO4 है, ये CuSO4। थोड़ी सी जानकारी हमें, जो समीकरण हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनकी परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इनका उपयोग भी यहाँ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर FeSO4 बनता है, FeSO4 बनता है और Cu क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो इसमें ये पहला विकल्प जो है, पहला विकल्प ये इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। H2 + Cl2 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दो अभिकारक यहाँ पे समझ लें, ये जो है इन दोनों को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और ये क्या यहाँ बन रहा है, ये उत्पाद बन रहा है HCl। ठीक है, तो अभिकारक ये उत्पाद, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, तो यहाँ पे क्या है, दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया या इसको क्या कहते हैं, योग अभिक्रिया कहते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका विकल्प जो है सही हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पुनः बता देते हैं। संयोजन बहुत साधारण प्रश्न है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न नंबर 18, CaCO3 CaO + CO2 ये अभिक्रिया कैसी है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो देखिए इसमें एक यौगिक जो है, इस प्रश्न को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत सरल भी है। एक यौगिक है, वो दो यौगिकों में टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये टूटना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद उद्देश्य देखेंगे। अब इसको जरा समझ लेते हैं। Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। अब बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें। देखिए Fe का स्थान किसने ले लिया है, यहाँ पे Fe के Fe2O3 था, तो यहाँ पे कि इसके साथ Fe की जगह कौन पहुंच गया, Al पहुंच गया, इसने Fe का स्थान ले लिया और यहाँ पे Fe जो है बाहर निकल गया, Fe ये यहाँ बाहर निकल गया। तो यानी कि ये तो हो गई फिर विस्थापन अभिक्रिया, और इसमें पहले में संयोजन है, फिर वियोजन है, फिर उदासीनीकरण है। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएं गलत हैं इसमें, इसलिए इसमें विकल्प जो सही हो जाएगा वो कोई नहीं सही हो जाएगा। इस विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, रंग परिवर्तन से क्या संकेत मिलते हैं। तो रंग परिवर्तन से क्या संकेत मिलते हैं, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको आप रासायनिक परिवर्तन में रखें तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, इसको अभी रासायनिक परिवर्तन में रखें। इस प्रश्न को क्या संकेत मिलता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन। अवस्था है
रंग है, ठीक है, तो ये सब इसमें रखें। तो ये हमारे पास थे 10 प्रश्न और आपने इनका किया अभी अभ्यास 10 प्रश्न का। और इसके बाद आज की क्लास में अब बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करेंगे, इतने ही करेंगे कुल मिला के। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।